आज चर्चा हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसको लेकर। आरोप लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिसमें यह आरोप है कि परमवीर सिंह और डीजीपी महाराष्ट्र संजय पांडे के बीच बातचीत होती है और उसमें संजय पांडे कहते हैं केस वापस ले लो तो तुम्हारे ऊपर के भी केस वापस ले लेंगे। अब ये किसके कहने पर हुआ नहीं हुआ इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राम कदम बीजेपी के नेता, किशोर तिवारी शिवसेना से, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन भाई, आपके पैरों के नीचे से तो जमीन खींच ली किशोर भाई ने। आप इतना डिफेंड कर रहे थे और वो बता रहे हैं वहां करप्ट सरकार चल रही है, वहां करप्शन चल रहा है और सब हो रहा है, और आप कह रहे थे सब दूध के धुले हैं। नहीं, किशोर भाई ने ऐसा कहा उन्होंने एमबीए को कहा उनका ना स्वीकार किया उन्होंने। अभी स्वीकार किया तहसीन भाई कि चल रहा है करप्शन, पहले से चले या बाद से चले, लेकिन स्वीकार किया। नहीं, सुशांत जी वो एक बार क्लिप उनकी सुना दो सबको। नहीं क्या, अरे किशोर भाई बड़े दिल के व्यक्ति हैं, फिर रिपीट कर देंगे। उनके शब्द थे दलाली का राज चल रहा है। किशोर भाई रिपीट कर दीजिए फिर से कि वीडियो क्लिप निकालू। देखिए, बीजेपी की जो 5 साल की सरकार यहाँ चली उसने पूरे अफसरों को दलालों के थ्रू ऑपरेट करना सिखा दिया। तो परमवीर के और कोई मामले निकलने वाले थे। एक बात मैं बता दूं, तहसीन भाई वो आपके साथ बैटिंग करने उतरे थे, खेलने लगे दूसरे की तरफ से, बताइए। मुझे नॉन स्ट्राइकर नहीं, तहसीन परिस्थितियां खराब है, परिस्थितियां खराब। देखिए परिस्थितियां खराब है तहसीन भाई, आप अपने अंदर के ईमानदारी को भी जगाइए और आप भी सच बताइए कि महाराष्ट्र में ये सब क्या चल रहा है। देखो सुशांत, एक बात मैं बताता हूं कि जितना डैमेज करना था अनिल देशमुख का हो चुका। अब अनिल देशमुख का दिवाली के दिन जेल में रख दिया, अब क्या बिगड़ने वाला है? अरे हम तो बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी, हो जाने दो। अरे भाई ये जो दूध के फूले हैं ना, अरे इनका भी अनिल देशमुख का डैमेज छोड़िए सर, महाराष्ट्र की जनता को जवाब चाहिए कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र क्यों डैमेज हो रहा है। आप खुद कह रहे हैं दलाली का राज चल रहा है, ऐसी सरकार को जनता क्यों बर्दाश्त करे? नहीं, देखो दलाली का कल्चर हमको बीजेपी ने दिया है। अरे तो आपने छोड़ा नहीं ना भाई, अगर दिया भी था तो छोड़ देते। आप खुद कांग्रेस और एनसीपी में बांटने लग गए। अरे सुशांत सिंह, बुराइयां निकलने को देर लगती है, ये लोग रिटायर होंगे बाद में सुधरेगा। राम कदम जी, तहसीन जी आपकी 2 वर्षों की सारी मेहनत आज किशोर तिवारी जी ने वेस्ट करा दी। इन्होंने स्वीकार कर लिया देश की जनता के सामने कि शिवसेना महाराष्ट्र में और उनके साथ दोनों दल दलालों का राज चला रहे, पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, आपराधिक मामलों में लिप्त है, तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए का काम चल रहा था। स्वीकार ना ये जो रिकॉर्ड हुआ है, ये जो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन तुम्हारी दिल्ली में सरकार कैसी चल रही है? रिकॉर्ड नहीं जाता तहसील में, ये रिकॉर्ड नहीं जाता। तो आज के बाद मुझे दलालों की दिल्ली की लिस्ट मालूम है, कर लेना क्या हुआ अभी। मैं बतौर नागरिक ये सोच रहा हूं कि इस पर हंसे कि रोएं कि जिसकी सरकार है उसके प्रवक्ता बैठकर खुलकर बोल रहे हैं कि दलाली का राज चल रहा है, सिस्टम करप्ट हो गया है, ऐसी सरकार चल रही है। किसी ने दी हो, पिछली अगली किसी ने दी हो, लेकिन वो बैठकर बोल रहे हैं। बतौर जनता हमको हंसना चाहिए कि सिर पीट कर रोना चाहिए? तहसीन भाई ये आप ही बताइए। नहीं, देखो जो सत्य है वो तो स्वीकार करो। तहसीन भाई बोल रहे हैं स्वीकार कीजिए जो करते हैं। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वर्तमान जो महाराष्ट्र में सरकार है उसमें दलाली चल रही है, लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ किशोर भाई का कि अगर भाजपा कर रही है केंद्र में तो महाराष्ट्र में अलाउड हो। बतौर राजनीतिक विश्लेषक में से स्वीकार नहीं करता। सरकार उनकी अगर गलती हो, उन्होंने कोई गलत काम किया हो तो एमडीए का कर्तव्य से सुधारना। दूसरी बात, मैं एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा कि अनिल देशमुख जैसा जेंटलमैन आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। इतना सॉफ्ट स्पोकन, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। एक 70 साल के इंसान को आपने इसलिए जेल में बंद किया है क्योंकि किसने कई सुनी बातें पर कोई आरोप लगाया। फिर तहसीन भाई आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है और गृह मंत्री को पता नहीं था। उनके जेंटलमैन होने का हम क्या करें? हम क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, ये जेंटलमैन्स गेम है और उनको बैटिंग पर उतारे हैं। अनिल देशमुख जैसा सीधा आदमी, और मुझे लगता है महाराष्ट्र का सौभाग्य था कि वो होम मिनिस्टर था, ऐसा सीधा आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो उनके नीचे करप्ट सिस्टम कैसे चल रहा था बताइए?
हाँ, ये जो करप्ट सिस्टम है, इससे मैं एक चीज करूंगा कि कुछ अफसर है महाराष्ट्र में, ये बीजेपी को लॉयल है, ये चीज मैं मानता हूं, क्योंकि आज भी बराबर बोल रहे हैं। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है जो गवर्नर को मिलने जाते हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में। क्या मतलब है उनका गवर्नर को मिलने के लिए? और इस चीज के बारे में बोलता हूं। और कुछ ऐसे अफसर है, उनमें से एक जो अफसर थी, उसका मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, उसने मेरे सामने कुछ कॉर्पोरेटर्स को कहा आप इस पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए। तो इन लोगों को, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि ये ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कर रहे हैं, आप उनको छोड़ दें। तो तहसीन भाई, अब कितना देखिए, कितना शानदार डिबेट ये गया कि शिवसेना वाले आप सब ने स्वीकार कर लिया कि महाराष्ट्र में सिस्टम पूरा करप्ट है। लेकिन जो तहसीन भाई, सुशांत, पूरी देश में कहां रोक रहे तुम? दिल्ली में ज्यादा करप्शन है, 10 टाइम मोर। मैं बता रहा हूं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे जब मैं आपकी ईमानदारी की तो आज से लोग मिसाल देंगे जितनी आज आपने ईमानदारी शो में उड़ेल दी है। लेकिन तहसीन भाई, मुझे ये बताइए, जब आपको पता है कि अधिकारी क्या से क्या कर रहे हैं और कितना करप्ट सिस्टम है, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख को नहीं पता था? नहीं, वो अब ये ऑफिसर्स है, उनको बचा रही है भाजपा, जानते हैं। भाजपा? परमवीर सिंह का एग्जाम्पल। हाँ? अरे रामकदम जी, आप बड़े पावरफुल आदमी हैं, विपक्ष में बैठ के बचा रहे हैं। परमवीर सिंह को कौन बचा रहा है? परमवीर सिंह को कौन बचा रहा है? कहाँ भाग गए वो? उन्होंने कहा, अरे सुशांत जी, अनिल देशमुख कहाँ भागे थे 4 समन तक? सुशांत जी केवल मात्र 10 4 समन गायब थे, 4 समन। बिल्कुल नहीं। अरे क्या बात कर रहे थे पांच। हम ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिल रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जवाब, एक तो वो बीमार थे, बस मैं उसका जवाब देता हूँ। तो परमवीर भी हो सकता है बीमार होंगे। बिल्कुल बीमार नहीं, तो उनका पेरेंट कार्ड केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार डंडा लगाए, क्यों नहीं लगा रही है डंडा? क्यों नहीं लगा रही है डंडा? रामकदम जी, आप कैसे बचा रहे हैं विपक्ष में बैठकर? पहले अधिकारियों को यह समझाइए। आईपीएस उनको रिपोर्ट करते हैं ना। सुशांत जी, मेरे जीवन काल का ये आज पहला डिबेट ऐसा हुआ है जहां पे सत्ता पक्ष के प्रमुख, जिनके मुख्यमंत्री आते हैं शिवसेना के, उनके प्रवक्ता यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और दलालों का राज चल कभी रहा नहीं है। कहा मैंने। भले अभी मना भी कर दे, ना सुने, अभी आप मना भी कर दोगे, अभी आप मना भी कर दो, नहीं, अभी मना भी कर दो, आप तो रिकॉर्ड हो चुका है। आप इन्वॉल्व रहते थे उसमें, आपने कितनी ट्रांसपोर्ट की लिस्ट दी थी? मैं जानता हूं ना, आप कितने इन्वॉल्व रहते थे। तुम्हारी करप्ट सरकार को हमको ले जाना मुश्किल हो रहा है। आपके अफसरों ने पूरा खराब कर दिया था। आपने अभी इस बात अरे पर मुश्किल हो रहा है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें भाई। किशोर जी, अगर मुश्किल हो रहा है ऐसे करप्ट सिस्टम को चलाना, आप नहीं सुधार पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। अरे वाह, इस्तीफा देके और करप्शन बढ़ा दे। अरे हम आपसे कम नहीं हो रहा, बढ़ कैसे जाएगा? को निकाल दे। अरे करप्ट लोगों को निकाल देंगे, जेल में डालेंगे। जैसे डीजीपी यहाँ बैठ के कह रहे हैं केस वापस ले लो, आप करप्शन सुधारने चले हैं। हिसाब लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, परमवीर जेल जाएंगे। राव साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी आपका नेटवर्क चला गया था, शिवसेना के प्रवक्ता बता रहे थे कि सिस्टम बड़ा करप्ट हो गया है वहां पर। तहसीन भाई भी जानकारी दे रहे थे कि अधिकारी क्या से क्या कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ चल रहा हो और किसी प्रदेश के गृह मंत्री को पता ना हो या उनसे कंट्रोल ना हो, ये संभव है क्या? किससे पूछ रहे हैं? राव साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे ही पूछ रहे हैं। वो ठीक है, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जो गृह मंत्री का मतलब है पूरी पुलिस उसके अंदर है, और उसका काम भी है कि वहां पर उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, उनके पास अपना वो है जो सीक्रेट स्पेशल ब्रांच होता है उनके पास, जो खुफिया तंत्र से सारी खबरें करते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन का पूरा यंत्र तंत्र उनके पास होता है। तो पुलिस स्टेशन एक डिवीजन से सारी खबरें इकट्ठी होकर और एक स्पेशल ब्रांच जिसे कहते हैं कि आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो कमिश्नर को देते हैं, डिप्टी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस को देते हैं, उसके बाद होम मिनिस्टर तक जाती है। तो वहाँ क्या राज्य में हो रहा है, ये गृह मंत्री की पूरी जिम्मेवारी है। और गृह मंत्री अगर ये कहे कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और मेरे को मालूम नहीं है, ये मैं बात मानने को तैयार हूं। तहसीन पूनावाला, मिस्टर जेंटलमैन जिसको आप बता रहे थे, उनके बारे में ये कह रहे हैं। उनका अधिकार है, अब लोकतंत्र है इस मुल्क में, वो जो कह अरे ये अधिकार नहीं सर, ये तो जानकारी है ना, वो तो सिस्टम में से आ रहे हैं। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात में कोई हैरानी नहीं है कि कोई गृह मंत्री किसी स्टेट का उसको उसके स्टेट में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मैं ये कहला नहीं, कोई बात नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। मालूम नहीं है तो
तो वो गृह मंत्री रहने के काबिल ही नहीं है। तहसीन भाई, आज मुझे लग रहा है आपके नक्षत्र ठीक नहीं है। आप आज डिबेट में जो है आप गलत समय पर आए। मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। जहां तक अनिल देशमुख का सवाल है, उन पे जो आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं, यहाँ पर बात समाप्त होती है। क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगाया वो खुद आज एफिडेविट में कहता है तो सुनी सुनाई बात थी, किसी ने कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया। इसके बाद आगे क्या होता है वो आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन इससे तो ये चेंज नहीं होता कि वो आदमी जेंटलमैन है। और क्योंकि जेंटलमैन था उसने सबको साथ में लेकर मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो देख लेते हैं। हमारा स्टेट का कुछ इशू है, जैसे अब हमारा उधर में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हुआ है, इसी के लिए अम्फन हुआ है, फोनी हुआ है, जोश हुआ है। इसमें हमको बहुत रुपया अभी मिलेगा सेंट्रल से पड़ा है, इसको बारे में हम लोगों ने बात किया है। और बहुत सारे स्कीम है, जैसा 96,655 करोड़ का माफिक रुपया हमको मिलेगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से। और रुपया थोड़ा देने के लिए हमने बोला कि हमारा स्टेट कैसे चलेंगे अगर सेंटर का जो रुपया देना था और रुपया अगर रुक दिया गया तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम देख लेता है परिस्थिति क्या है, परिस्थिति देख के बताएंगे। दूसरी बात यह है, हम बीएसएफ का बारे में चर्चा किया। मैंने ये बात जरूर किया कि हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा देश में फेडरल स्ट्रक्चर को जबरदस्ती करना नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का बात है। और इसी के लिए वो बीएसएफ को ज्यादा पावर देने से, ऐसे बीएसएफ हमारे एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है। आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है। कि आपने देखा बीएसएफ हमारा उधर में बहुत सारे गोली चला दिया। 3-4 दिन पहले भी गोली में 3 पर इस वक्त की बड़ी खबर, परमबीर सिंह सरेंडर कर सकते हैं। परमबीर सिंह ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की और उस बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत से परमबीर सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो चंडीगढ़ में हैं और वो सरेंडर करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे सहयोगी से उनकी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर कर सकते हैं। परमबीर सिंह के मामले में ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार ये पूछा जा रहा था कि परमबीर सिंह कहां हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन पर बात की है और कहा है चंडीगढ़ में है वो इस वक्त और सरेंडर कर सकते हैं। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। शिवानी, देखिए, बिल्कुल आज टाइम्स नाउ की खबर का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, जहां पर परमबीर सिंह से ना सिर्फ हमने फोन पर बात की बल्कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप देख पाएंगे। यहाँ पर परमबीर सिंह ने खुद फोन उठाकर हमसे बातचीत की राधिका से। राधिका को उन्होंने जानकारी दी साफ साफ कि वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। जब उनसे बातचीत की गई सरेंडर को लेकर तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो कहाँ मौजूद हैं और चंद ही दिनों या कुछ पल में वो मुंबई भी आ सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जो कुछ कहना होगा इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट के समक्ष अपनी बात को स्वयं रखेंगे। बता दें कि 4:30 बजे के करीबन का वो वक्त था जहां पर परमबीर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद सेकंड मिनट के लिए अपना फोन चालू किया, जहां पर वो कई जगहों से सोशल मीडिया साइट से हटे, लेकिन एक फोन कॉल टाइम्स नाउ नवभारत पर फिलहाल उन्होंने बातचीत की और कंफर्मेशन दी। एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इतने लंबे वक्त से एक आईपीएस अफसर जो कि मुंबई महाराष्ट्र की एक बहुत अहम पोजीशन पर तैनात और फिर गायब, जिसके लगाए गए एक पत्र, एक इल्जाम के बाद से ही गृह मंत्री मुंबई के महाराष्ट्र के जो थे अनिल देशमुख, उनके खिलाफ पूरी की पूरी जांच कमेटी बैठती है। वो भी एब्सकॉन्डर बनते हैं, सामने सरेंडर होते हैं, फिलहाल जेल में है। उनके ऊपर भी कई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, कई सारे सबूत पुख्ता हुए। हालांकि परमबीर सिंह द्वारा कमीशन
कमीशन के आगे भी एक बात ये रखी गई थी कि वो किसी को क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फोन कॉल जिस पर उन्होंने कंफर्मेशन दी है उससे ये साफ हो जाता है कि जो खबरें सामने आ रही थी कि परमबीर सिंह देश के बाहर गए हैं, वो कहीं ठीक है, तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि परमबीर सिंह सरेंडर कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर से उनकी बात हुई है और वो चंडीगढ़ में देश में ही मौजूद हैं, बाहर नहीं है, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अरुणील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुणील, आपके पास क्या जानकारी है? ये खबर जो है इसको काफी बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि बार बार महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं, होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल, शरद पवार, सभी ये बोल रहे थे, इनफैक्ट सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ये दोहराया था, ये बोलते हुए कि परमबीर सिंह देश छोड़ के भाग गए और तभी से सेंट्रल एजेंसीज पे एक ब्लेम डाला जा रहा था कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अभी परमबीर सिंह, जो अभी भी सर्विंग ऑफिसर है महाराष्ट्र पुलिस में, डीजी होमगार्ड है, वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इंडिया में ही हूं, मैं चंडीगढ़ में ही हूं और मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूं। और अगर आज की डेवलपमेंट अगर देखेंगे, कल कैसे परमबीर सिंह के लॉयर ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि डीजी महाराष्ट्र जो संजय पांडे, उन्होंने उनको कॉल किया था, वो कॉल धमकाने वाला कॉल था, वो कॉल एक सेटलमेंट कराने वाला कॉल था, कि ये बोलते हुए कि परमबीर सिंह को जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए, जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं अनिल देशमुख के अगेंस्ट, उसको वो वापस ले ले और फिर महाराष्ट्र पुलिस उन पे एक्सटॉर्शन के चार्जेस नहीं लगाएगी। बट उसके बाद जो हमने देखा कि कैसे परमबीर सिंह ने नहीं बात मानी, तो 5 केसेस उनके अगेंस्ट में खोले गए, एक कमीशन खोला गया, चंदीवाल कमीशन, जो इन्होंने परमबीर सिंह को बार बार समन्स भेजे हैं। अभी परमबीर सिंह खुद बोल रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं जल्दी ही मुंबई आने वाला हूं और मैं कमीशन को फेस करने वाला हूं। अगर कोर्ट की बात हो तो कोर्ट ने उन्हें अभी डिफॉल्टर करके बोला है, 30 दिन में अगर वो नहीं आए तो उन्हें एब्सकॉन्डर करके घोषित किया जाएगा और उनके हर एक घर पे, मुंबई में जितने घर है, उनके घरों पे वो कोर्ट ऑर्डर लगाया गया है, जिसमें उन्हें ऑफेंडर बोला है। अगर वो 30 दिन में नहीं आते तो प्रॉपर्टीज उनकी जब्त होने की पूरी संभावना है। अरुणिल, इस बातचीत में क्या उन्होंने ये भी बताया कि कब तक वो पेश हो सकते हैं कमीशन के सामने और क्यों चंडीगढ़ में है? ये बातचीत काफी छोटी बातचीत थी जो हमारे कलीग राधिका के साथ हुई गई थी। उन्होंने पहले ये बोला था कि ये कॉल तुम रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं। तो इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी? एक अहम इन्फॉर्मेशन ये दी कि मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं देश के बाहर नहीं हूं और मैं जल्द ही मुंबई आने वाला हूं, मैं कमीशन को फेस करने वाला हूं, मैं कोर्ट को फेस करने वाला हूं। उन्होंने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी, बट ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक रेटोरिक सेंड कर रही थी, रेटोरिक बनाने की कोशिश कर रही थी कि परमबीर सिंह देश से उठ के भाग चुके हैं, परमबीर सिंह को सेंट्रल एजेंसीज ने भगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भगाया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने भगाया है। परमबीर सिंह ने उसको कंप्लीटली खारिज कर दिया है और ये बोला है कि ये बड़ी अहम बातचीत, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर राधिका से परमबीर सिंह की बात हुई है। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं गया हूं कहीं, मैं चंडीगढ़ में हूं और मैं जल्द कमीशन के सामने पेश होऊंगा। ये भी बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परमबीर सिंह अब सामने आने वाले। एक छोटा सा ब्रेक।